प्रवीण, पड़ोस की रजनी दीदी है ना। आज उनका डांस शो है उमा भारती हॉल में। मुझे भी इनवाइट किया है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? माँ जी को ये थोड़े ही कह सकती हूँ कि आप यश को संभालो और मैं रजनी दीदी का शो देखने जा रही हूँ। कुछ ही घंटों की तो बात है, चली जाओ। माँ से कह दो, वो यश को संभाल लेंगे। प्रवीण ने बात को संभालते हुए कहा। सच कहूँ तो कभी कभी रजनी दीदी के नसीब पर रश्क होता है। बड़ी किस्मत वाली है वो। इस उम्र में भी अपने सारे शौक पूरे कर रही हैं और परिवार के लोग भी उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं। पिछले महीने ही उनका उपन्यास छपा था, तब भी उनके पति और परिवार वालों ने उनका खूब हौसला बढ़ाया था। एक मैं हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरी भी कोई ख्वाहिश है, ज़रूरत है। बस दिन भर नौकरानी की तरह सबके आगे पीछे घूमती रहूं कि किसी की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए मुझसे, किसी काम में कोई कमी न रह जाए। बच्चे की जिम्मेदारी भी जैसे अकेली मेरी ही है। तंग आ गई हूँ मैं इस जैसी नीरस जिंदगी से जीते जीते। अनुपमा, तुमसे किसने कहा कि नौकरानी की तरह रहो? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जैसे चाहो रह सकती हो। किसी काम में मदद चाहिए तो बेझिझक कह दिया करो। हाँ, जहाँ तक बच्चे की जिम्मेदारी की बात है, उसमें मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। माँ की घुटनों की तकलीफ से तुम वाकिफ हो। वो यश के आगे पीछे नहीं दौड़ सकती। हम दोनों में से किसी एक को घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करनी ही होगी। तुम कहो तो मैं। प्रवीण की बात को बीच में ही काटते हुए अनुपमा चिढ़कर बोली। अब देकर महान बनने की कोशिश मत करो। मैंने भी आपकी तरह कड़ी मेहनत करके एमबीए की डिग्री हासिल की है। मुझे भी कई बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर आए हैं, लेकिन शादी के बाद सब खत्म हो गया। औरत हूं ना, मेरी मेहनत मेरी काबिलियत की कद्र कौन करेगा? मैं रजनी दीदी जितनी नसीब वाली कहाँ हूँ? अब प्रवीण को भी गुस्सा आ गया था। वो चिढ़कर बोले, मैं भी तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज के झगड़े से। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी खुशी के लिए मैं यश को बेबी सिटिंग में रखने को तैयार हूँ, ताकि तुम जॉब कर सको। लेकिन तुम बच्चे को वहां भी नहीं रखना चाहती। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए मुझे। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। कुछ नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए अनुपमा कमरे से बाहर निकल गई। मुंबई शहर के 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में अनुपमा और प्रवीण का झगड़ा माँ के कानों तक न पहुंचता, ये तो संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। बेटे बहू के झगड़े में वे कम ही बोलती हैं, ताकि घर में शांति बनी रहे। प्रवीण के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद जब अनुपमा काम करते हुए गुनगुनाने लगी, यश के साथ खिलखिलाते हुए बातें करने लगी, तो माँ ने अंदाजा लगा लिया कि अब अनुपमा से बात की जा सकती है। वे जानती है अनुपमा दिल की बुरी नहीं है। बस जब उसे महसूस होता है कि उसकी सारी पढ़ाई काम का दायरा घर के भीतर ही सिमट कर रह गया है, तो वह चिढ़ जाती है। उसकी जगह कोई भी लड़की होती, वो भी ऐसा ही करती। इसीलिए वह उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, उल्टे प्रवीण को ही चुप रहने और शांति बनाए रखने को कहती है। अनु, तुम रजनी का डांस शो देखने जरूर जाओ। 3-4 घंटे की तो बात है। फिर प्रवीण भी आज जल्दी घर आने वाला है। मैं इसको संभाल लूंगी। वैसे भी तुम कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। माँ ने अनुपमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू मॉम, यू आर सो स्वीट। सच, बहुत मन था शो देखने का। आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। कहते हुए अनुपमा माँ से लिपट गई। अनुपमा की हरकतें आज भी बच्चों जैसी है। पल में तोला, पल में मासा, मन में कुछ नहीं रखती, जो जी में आया कह देती है। इसीलिए माँ को उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। हाल ही में खरीदी नई ड्रेस पहनकर जब अनुपमा घर से निकली, तो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। उसकी यही चंचल हरकतें घर में रौनक बनाए रखती हैं। रास्ते भर वह रजनी से शो के बारे में बातें करती रही। बातों ही बातों में उसने रजनी से यहाँ तक कह दिया कि उसके नसीब और शोहरत से उसे कई बार ईर्ष्या होने लगती है। रजनी रास्ते भर चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर जब शो शुरू हुआ तो रजनी के परफॉर्मेंस पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहली पंक्ति में बैठा उसका पूरा परिवार उसका हौसला बढ़ा रहा था। उनके साथ बैठी अनुपमा भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाए मायूसी के बादल लाख छुपाने पर भी साफ नजर आ रहे थे। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि इतना पढ़ लिख कर भी वह कुछ नहीं कर पा रही है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शो के बाद रजनी जैसे ही बाहर निकली,
उसके प्रशंसकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अपने पति के साथ खड़ी रजनी सभी के साथ बड़ी सादगी से पेश आ रही थी। उसके सास ससुर भी बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अनुपमा चुपचाप यह सब देख रही थी। फिर जब सब घर चलने लगे तो अनुपमा को रजनी का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उसने अपने परिवार को दूसरी गाड़ी में घर चलने को कहा और अपनी गाड़ी में सिर्फ अनाया। ड्राइव करती हुई रजनी उसे और भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। अनुपमा कुछ बोल नहीं रही थी, इसीलिए रजनी ने ही बात शुरू की। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? मेरे भाग्य से तुम्हें ईर्ष्या होती है? क्यों भला? तुम तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, गुणी हो। तुम्हारे पति सास सब तुम्हें प्यार करते हैं। फिर किस बात की कमी है तुम्हें? आपकी तरह अपनी पहचान बनाने का मौका कहाँ मिला है मुझे? मेरी जिंदगी तो जैसे घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई है। दिन भर घर के काम और बच्चे की देखभाल में उलझी रहती हूँ। मैंने और आदि ने साथ पढ़ाई की थी। हम दोनों पढ़ाई में अव्वल थे। लेकिन शादी के बाद मेरी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई है। नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं। अनुपमा की बात सुनकर रजनी हंस दी, लेकिन अनुपमा को उसका हंसना अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, आपको इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अनुपमा मुंह फुलाए चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। तभी रजनी ने गाड़ी एक कॉफी हाउस के बाहर पार्क की और अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। तो कॉफी ऑर्डर करके उसने बड़ी प्यार से अनुपमा का हाथ सहलाते हुए कहा, देखो अनु, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की को इस तरह कुड़ते देख मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आई। अनुपमा आश्चर्य से रजनी को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेटर उनकी कॉफी लेकर आया तो कॉफी का सिप लेते हुए रजनी ने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। चलो, आज मैं तुम्हें अपने अतीत से मिलवाती हूँ। कभी मैं भी तुम्हारी तरह बिंदास और चुलबुली हुआ करती थी। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी और डांस में भी। साथ ही लिखने का भी शौक था। लेकिन ग्रेजुएशन खत्म होते ही अच्छा रिश्ता आया और मेरी शादी कर दी गई। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ और दिखाना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने कहा ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। लड़का मुझे पसंद था, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। शादी के बाद मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी थी। जिंदगी जैसे चार दीवारी में सिमट गई थी। फिर बेटी के जन्म के बाद तो जैसे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। उन्हें अक्सर टूर पर जाना होता था। ऐसे में घर के प्रति मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती थी। अपने लिए जीना तो जैसे भूल ही गई थी। जब मैं मायके जाती तो अपने माता पिता को खूब कोसती, उन्हें ताने देती कि आप लोगों ने मुझे खुलकर जीने का मौका तक नहीं दिया। मेरी सहेलियां करियर बना रही हैं और मैं चूल्हा चौकी कर रही हूँ। मेरी शादी करके आप लोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे, वगैरह वगैरह। मेरे माता पिता चुपचाप मेरी बातें सुनते, कभी कुछ कहते नहीं थे। फिर एक दिन जब मैं मायके गई थी तो मेरी बुआ भी हमारे घर आई हुई थी। मुझे यूं खिन्न देखकर जब उन्होंने माँ से इसकी वजह पूछी तो माँ ने उन्हें सब बता दिया। तब बुआ जी ने मुझे अपने पास बिठाकर जो बातें समझाई, उनसे मेरे जीने का नजरिया बदल गया। बुआ जी ने कहा, रजनी, हम औरतों की इस दयनीय स्थिति के लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम महिलाओं को सदियों से शक्ति का रूप माना जाता है, लेकिन आज तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। हम समाज से नहीं, समाज हमसे है। बेटी महिलाएं सिर्फ घर नहीं संवारती, बल्कि समाज, देश, दुनिया को एक नई दिशा भी देती है। बच्चे को जन्म देने भर से महिलाओं की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उसे काबिल इंसान बनाकर हम समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। फिर हमारा काम छोटा कैसे हो गया? यदि हर माँ अपने बच्चों को सही परवरिश, सही संस्कार दे तो दुनिया की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बलात्कार, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, खून खराबा जैसी तमाम सामाजिक बुराइयां खत्म हो जाएंगी। क्या पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही की जाती है? ज्ञान पाने के लिए नहीं, और उस ज्ञान का सही उपयोग यदि घर से शुरू हो तभी तो समाज बदलेगा। तुम जैसी पढ़ी लिखी होनहार महिलाएं अपने बच्चों को सही ज्ञान देकर समय का रुख बदल सकती हैं, अपने अस्तित्व को नई पहचान दे सकती हैं। अपने काम को छोटा मत समझो बेटी, तुम्हारे हाथों में ही भविष्य की नींव है। बुआ जी की बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही थी,
इसलिए मैं उनका विरोध नहीं कर पाई। सच ही तो कहा उन्होंने, हम औरतें ही समाज का नक्शा बदल सकती हैं। बुआ जी अपनी राव में बोलती जा रही थी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता बेटी। औरत की जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं, जहाँ उसे अलग अलग रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है। बेटी, बहू, पत्नी, माँ, बहन, सास, हर रूप में उसे एक नया अनुभव मिलता है। अपने अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शादी के शुरुआती कुछ साल भले ही संघर्ष भरे हों, लेकिन उन सालों में यदि तुमने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा दी, तो उसके बाद तुम्हें उसका प्रतिसाद मिलना शुरू हो जाता है। पूरा परिवार, रिश्तेदार सभी तुम्हें अच्छी पत्नी, बहू, माँ जैसी तमाम उपाधियों से नवाजना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद औरत की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ परिवार का हर सदस्य उसके काम की सराहना करता है और उसकी खुशी को भी महत्व देता है। आज तुम्हें मेरी बातें भले ही कोरी बकवास लग रही हूँ, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। बस अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ना बेटी। ससुराल में खूब नाम कमाना, तुम ऐसा करोगी ना? सहमति में सिर हिलाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या कहती? बुआ जी की एक एक बात सच ही तो थी। इंसान की पहचान उसके घर से होती है और चार दीवारी के मकान को घर औरत ही बनाती है। बस उसके बाद से मैंने कुड़ना छोड़ दिया और अपने परिवार की उन्नति व खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगी। पति, सास, ससुर, बेटी के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। आज मेरे पति एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर है। मेरी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और मेरे सास ससुर पूरी तरह स्वस्थ हैं तथा हर काम मुझसे पूछकर करते हैं। मेरी डांस और लिखने के शौक के बारे में जानने के बाद मेरे पति ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि अब मैं अपने लिए जीऊं, अपने शौक पूरे करूं, और पूरे परिवार ने इसमें मेरा साथ दिया। पहले मैं अपनी जिन सहेलियों को देखकर कुढ़ती थी, आज मैं उन सभी से आगे निकल आई हूँ। मेरी कुछ सहेलियां जिन्होंने 35 की उम्र के बाद शादी करने का मन बनाया, उनमें से कुछ को मनचाहा जीवन साथी नहीं मिला, तो कुछ औलाद की खुशी पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हम जब जब कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब तब हमें उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कैरियर तो तुम फिर से शुरू कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे का बचपन क्या फिर लौट कर आएगा? बस कुछ सालों का संघर्ष है, उसके बाद तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी खुशी पूरी करेगा। औरत होने के गौरव और उसकी जिम्मेदारियों को समझो अनु। हमें मिलकर एक नए समाज का निर्माण करना है। अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना है। अपने ज्ञान को पैसों से मत तोलो। तुम वो कर सकती हो जो तुम्हारे पति कभी नहीं कर सकते। क्या वह तुम्हारी तरह बच्चे को जन्म दे सकते हैं? उसे अपना दूध पिला सकते हैं? डोरी गाकर सुला सकते हैं? नहीं ना अनु। ऐसे कई गुण हैं जो कुदरत ने सिर्फ औरत को दिए हैं। उनके महत्व को समझो। तुम हर तरह से काबिल और गुणी हो। यूं चिढ़ कर अपने घर का माहौल मत बिगाड़ो, न ही अपने आत्मविश्वास को डगमगाने दो। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह बुआ जी की बातों ने मेरा जीने का नजरिया बदल दिया, तुम पर भी मेरी बातों का असर जरूर होगा। होगा ना अनु? जवाब में अनुपमा की आंखें नम थीं। वो रजनी से लिपटकर खूब रोई, तब तक जब तक मन की सारी कड़वाहट धुल नहीं गई। अब वो एक नई अनुपमा बन चुकी थी, जिसे अपने परिवार के साथ साथ समाज, देश, दुनिया का भविष्य संवारना था। औरत की शक्ति का परिचय देना था। अपने अस्तित्व को एक नई पहचान देनी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।